अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरलाइजेशन ऑफ अम्पेयर्स लॉ। इस आर्टिकल में हम अम्पेयर्स लॉ देखेंगे और फिर हम इसमें मैक्सवेल की जो मॉडिफिकेशन थी वो देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए। ठीक है, एक हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए। और करना क्या है, आपने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रखना कैसे है बेटा, इस कैपेसिटर की एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भूल जाएं। आपके पास कैपेसिटर की एक प्लेट ये है और एक ये है, तो ये आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कैपेसिटर की जो लेफ़्ट प्लेट है इसको इनक्लोज़ कर देना है किसी क्लोज सरफेस में। ठीक है, कोई सी भी क्लोज सरफेस ले लें, उसमें आपने इसे इनक्लोज़ कर देना है। तो देखिए, ये कैपेसिटर की प्लेट फ्री है और ये कैपेसिटर की प्लेट जो है किसी क्लोज सरफेस में आपने इनक्लोज़ कर दी है। ये एक ऐसी क्लोज सरफेस है जिसकी फर्दर टू सरफेसेस हैं, या आप ये कह सकते हो जिसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है जिसको आप नाम दे रहे हो S1 का, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड पार्ट बन रहा है S2। इस ये पार्ट नहीं है, ये कैपेसिटर की प्लेट है। ठीक है, अब आप अब देखिए बेटा, ये जो क्लोज सरफेस है ये आपके पास, ठीक है ना, इस क्लोज सरफेस का पार्ट S1 है और ये पूरा पार्ट जो है वो S2 है। बेटा ये वो लाइन है जिस पर पार्ट S1 और पार्ट S2 जो है वो मिल रही हैं। ठीक है, ये S1 की होगी और यहाँ से यहाँ तक S2 की होगी। मतलब ये कॉमन पॉइंट है, या आप ये कह सकते हो कि ये पूरा पॉइंट जो है वो पॉइंट बन रहा है जिस पर पार्ट S1 और S2 जो है वो मिल रहे हैं। तो इसलिए हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, काउंटर C। ठीक है, काउंटर सी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर टू पार्ट्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं। बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज सरफेस को बेटा आप यूँ ले लें, ये जो इसकी सरफेस पार्ट S1 है, ये सरफेस S1 है ना, इसको यूँ कंसीडर कर लें कि जैसे एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, सर्कल है और बिल्कुल वो क्लोज़ है। ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई सुराख नहीं है। अब आपने क्या करना है, उस सरफेस में से करंट पास करवाना है। ठीक है, या आप ये कह लो कि जो आपने सर्कल लिया है जो बिल्कुल क्लोज्ड है, उसमें किसी किस्म का सुराख नहीं है, आपने उस क्लोज सरफेस में से क्या करना है, करंट पास करवाना है। तो करंट क्या करेगा, करंट जो है उस सर्कल में सुराख करता हुआ गुजर जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से करंट आया, सबसे पहले वो किस में से गुजरेगा, वो सरफेस या पार्ट S1 में से गुजरेगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सीधा गुजर गया। अब देखिए जब सुराख में से करंट गुजरा, ये बिल्कुल आप ऐसे कंसीडर कर लें जैसे आपने टेंथ में भी पढ़ा था, ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में पढ़ा कि आप क्या करते हो, एक रॉड लेते हो, ठीक है, कंडक्टर लेते हो, उसके अंदर आप एक कार्डबोर्ड, मतलब उसमें से कार्डबोर्ड पास करते थे। तो आप कहते थे कि जब रॉड में से करंट गुजरता है तो कार्ड के ऊपर जो आपने छोटे छोटे पीसीज रखे हुए थे पेपर के, तो वो जो है वो वाइब्रेट करते हैं। तो देखिए करंट तो रॉड में से गुजर रहा था, तो उसके जो पीसीस थे पेपर के, वो मूव क्यों कर रहे थे, तो क्योंकि जैसे ही रॉड में से करंट गुजरा तो उसके करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गई। तो बेटा यहाँ भी ऐसे ही हुआ, करंट यहाँ से गुजरा, इस मतलब इस सरफेस में होल करते हुए इसमें से गुजरा, तो क्या हो गया, इस सरफेस में करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो बेटा राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी जो कर्ल फिंगर्स है, इस रॉड को अपने राइट हैंड में पकड़े तो थंब जो है उसकी डायरेक्शन रखिए करंट की डायरेक्शन की तरफ, और जो कर्ल फिंगर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बेटा इस तरफ होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। फिर इसके बाद बेटा करंट यहाँ से सीधा गुजरा और कहाँ तक पहुँचा, कैपेसिटर की इस प्लेट पर। तो यहाँ कैपेसिटर की इस प्लेट पर जब करंट पहुँचा तो यहाँ चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। तो देखिए यहाँ कैपेसिटर की प्लेट थी तो यहाँ चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। तो बेटा देखिए यहाँ इस सरफेस तक तो करंट पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, इस सरफेस तक करंट जो है वो पहुँचा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरफेस S2 के लिए करंट ज़ीरो होगा और सरफेस S1 के लिए करंट जो है वो I होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर्स लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एज आपके क्या पास क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आपने क्या करना है, लाइन इंटीग्रल लेना है किसका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, अराउंड द क्लोज लूप C, क्लोज लूप इसको ले लें। ठीक है, along the closed loop C is equal to the entire ट्रांसपोर्ट करंट थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो
यहाँ मतलब इस पूरी सरफेस में जितना करंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ एज के। तो देखिए बेटा आपने क्या करना है, लाइन इंटीग्रल लेना है और उसके बाद किसका, क्लोज सरफेस का। ठीक है, क्लोज सरफेस का आपने लाइन इंटीग्रल लेना है। उसके बाद क्या होगा, देखिए बेटा ये आपके पास एच डॉट डी एल, ये लाइन इंटीग्रल हो गया, क्लोज पाथ के लिए है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सी। तो ये किसके इक्वल आएगा, जेड, आपको पता है ये आई के इक्वल आएगा। अभी हमने ये कहा ना कि अगर हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं किसका, एज का लाइन इंटीग्रल लेते हैं क्लोज पाथ के लिए, तो किसके इक्वल आएगा, टोटल करंट जो कि उस सरफेस में से पास कर रहा होगा। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि आई किसके इक्वल है, पीछे पढ़ के आए हो, इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए के। ठीक है, जे डॉट डी ए के। तो यहाँ एन जो है, एन आपके पास जो है वो नॉर्म है, मतलब परपेंडिकुलर है, जो आपने उस सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपके पास टू सरफेसेस है S1 एंड S2। आपने S1 और S2 के लिए अलग अलग जो है वो एम्पियर्स लॉ लगाना है। तो सबसे पहले अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ टू द सेंटर्स या काउंटर्स C एंड द सरफेस S वी हैव। देखिए बेटा सरफेस S1 ले लें। ठीक है, S1 की बात कर रहा है। पहले आपने अभी जो लिखी ना इक्वेशन वो पूरे के लिए लिखी है, पूरे के लिए लिखी है, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, और आई आपने किसके को लिया है, इंटीग्रल जे डॉट डी ए के, और एन क्या है, नॉन। अब आपने इस सरफेस के लिए इंटीग्रल जो है वो एम्पियर्स लॉ लगाना है, और इसके लिए तो यहाँ जो काउंटर पॉइंट जो है या सेंटर्स पॉइंट जो सी है उसको इन्वॉल्व करना है। तो बेटा देखिए क्लोज सरफेस यही चीज़ जो है वो एज इट इज़ रहेगी, एच डॉट डी एल इज़ इक्वल टू जे एज इट इज़ डॉट, यहाँ हम लेंगे अगर हम सरफेस S1 की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ जो नॉर्म N1 होगा इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और अगर हम S2 की सरफेस की बात करेंगे तो बेटा इसके लिए जो हम नॉर्म लेंगे उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, मतलब N1 की डायरेक्शन इनवर्ड है और N2 की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड है। S1 के लिए हम N1 लेंगे, S2 के लिए हम लेंगे N2, तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए हम कहेंगे N1 इज इक्वल टू माइनस N2। तो देखिए बेटा पहले सरफेस S1 के निकाला, यही वाला लगा रही हूँ, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल लेना है, तो यहाँ S1 ले लूँगी, जे डॉट एन को रिप्लेस कर दूँगी N1 के साथ, डी ए एज इट इज़ किसके इक्वल आएगा, आई के, जितना भी करंट जो है वो सरफेस S1 में से पास कर रहा है। इसी तरह अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ टू द सेंटर्स और काउंटर्स C एंड द सरफेस S2 वी हैव। अब सरफेस S2 के लिए बेटा अब मैं इस सरफेस की बात कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि इसमें से तो करंट पास ही नहीं कर रहा, क्योंकि सारा करंट जो है वो तो कैपेसिटर को चला गया, कैपेसिटर में जाके चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। तो इसके लिए क्या आएगा, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू S2, अगेन सेम लिखना है, बस N1 को रिप्लेस करना है N2 के साथ। बेटा यहाँ इज इक्वल टू आई की जगह क्या लिखना है, आपने ज़ीरो लिखना है। क्यों, क्योंकि इस सरफेस में से करंट जो है वो पास ही नहीं कर रहा। where no current is passing through S2, thus J dot is equal to J is equal to 0, मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो करंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो, मतलब ये H डॉट डी एल किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। देखिए ऑर्डर बी को देखिए, ए और बी की लेफ्ट साइड सेम है लेकिन राइट साइड सेम नहीं है, यहाँ आई आएगा और यहाँ क्या आना चाहिए, ज़ीरो। मैं ज़रा ज़ीरो लगा भी दूँ, ये देखें ज़ीरो, यहाँ आपके पास आना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, ये आपके पास ज़ीरो हो गया। अब देखिए दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है लेकिन राइट साइड जो है वो सेम नहीं है, तो अगर हम इसको मतलब लिखना चाहें तो हम लिखेंगे S2 के लिए, बेटा हो गया, सॉरी बेटा यहाँ ज़ीरो आना था, सॉरी बेटा यहाँ ज़ीरो नहीं आना था, यहाँ ज़ीरो आना था। अब मैक्सवेल मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ, अब देखिए ये तो प्रॉब्लम है ना, दोनों की लेफ़्ट साइड सेम आ रही लेकिन राइट साइड जो है वो सेम नहीं आ रही, तो फिर मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने इसे मॉडिफाई किया। अब हम ज़रा मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन देखते हैं। मैक्सवेल मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ बाय अज्यूमिंग दैट वी टेक जे बार इंस्टेड ऑफ जे। पहले हमने एम्पियर्स लॉ में जे लिया था ना, अब हम जे नहीं लेंगे, अब हम जे बार लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए जे इंस्टेड ऑफ जे बार, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, ये चीज़ लें, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, S1 जे डॉट N1 डी ए इज इक्वल टू जे को रिप्लेस करें जे बार के साथ। ठीक है, यहाँ जे की जगह क्या आ जाएगा, जे बार डॉट N1 डी ए इज इक्वल टू जे बार डॉट N2 डी ए इज, ठीक है, इनको इक्वल कर लिया। उसके बाद बेटा क्या होगा, ये देखें दोनों सर्विसेज क्या है, साइड्स जो है वो आपने इक्वल कर ली।
अब आपको पता है, मैंने बता दिया कि n1 जो है वो नॉर्म है सरफेस s1 के लिए, और n2 जो है वो नॉर्म मतलब परपेंडिकुलर है s2 के लिए। n1 की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और n2 की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी। तो देखिए यहाँ अगर आपने पहले ये इक्वेशन 2 लिखी, अब देखिए ये जो है इस साइड पर ये टर्म जो है वो पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो देखिए जे प्राइम डॉट n1 dA माइनस जे प्राइम डॉट n2 dA इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप उसको उधर ले गए तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब क्या करना है, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर इसका कंबाइन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, s1 प्लस s2 दोनों के लिए जे प्राइम डॉट n। ठीक है, n1 n2 लिखते हैं जब हम लेते हैं, मतलब n1 लेते हैं s1 के लिए और n2 लेते हैं s2 के लिए। लेकिन अगर मैं मतलब होल की बात करूं तो मैं लिखूंगी n1 प्लस n2, मतलब n1 और n2 की जगह मैं सिंपल n लगाऊंगी। ठीक है, वो पूरी सरफेस के लिए आ जाएगा। और यहाँ n1 किसके इक्वल है, माइनस n2 के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, n के। ठीक है, मतलब ये माइनस है ना, तो आप उधर जाके इसको ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो n1 प्लस n2 किसके इक्वल आ जाएगा, n यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ उसने क्या किया, जब आपने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, इसे ऐड किया तो s1 प्लस s2, ये n2 यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस होके s1 प्लस s2 ये आ जाएगा जे प्राइम n dA इज इक्वल टू 0। नाउ वी कंसीडर डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम, मतलब अगर हम इसका डाइवर्जेंस ले वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और वेयर जे प्राइम किसके इक्वल है, जे प्लस अल्फ़ा के। ठीक है, डाइवर्जेंस जे का एज्यूम कर लें कि अगर जे प्राइम का डाइवर्जेंस ले वो 0 के इक्वल होगा। और अगर हम इक्वेशन कंसीडर करें जे प्राइम, मतलब जे प्राइम किसके इक्वल है, जे प्लस अल्फ़ा के। तो बेटा यहाँ जो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा हमारे पास एक वेक्टर है जो कि जे प्राइम के डाइवर्जेंस को ज़ीरो बनाता है। अल्फ़ा क्या है, एक वेक्टर है जो जे प्राइम के डाइवर्जेंस को ज़ीरो बनाएगा। बेटा याद रखना है, डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट और कर्ल का मतलब है डेल क्रॉस। ठीक है, जब भी डाइवर्जेंस लेना है तो डेल डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट लोगे, और जब आपने कर्ल लेना है तो आप लोगे क्रॉस प्रोडक्ट। इस चीज़ को जहन में रखना। तो अब ये जो इक्वेशन 3 है इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं। तो डाइवर्जेंस जे प्राइम इज इक्वल टू डाइवर्जेंस जे और डाइवर्जेंस अल्फ़ा। अभी हमने कहा कि डाइवर्जेंस जे जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो बेटा डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। बट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या कहती है, डाइवर्जेंस जे प्लस कर्ली रो ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू 0। और हमें ये भी पता है कि अगर हम डी का, बेटा डी आपके पास क्या है, डी आपके पास है करंट डेंसिटी। क्या चीज़ है, करंट डेंसिटी। या आप ये भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी कह सकते हो, या सिंपल इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। तो बेटा अगर हम डी का डाइवर्जेंस लें तो ये इक्वल आएगा रो के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है तो इसको हम कह सकते हैं किसके इक्वल है, रो के इक्वल है। तो बेटा यहाँ रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, डाइवर्जेंस जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली टी साइड पे कर लेते हैं, रो की जगह पुट कर देते हैं डाइवर्जेंस जे डाइवर्जेंस डी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब बेटा यहाँ ये टर्म प्लस हो रही है, तो जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो डाइवर्जेंस जे किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डाइवर्जेंस कर्ली ओवर कर्ली टी डी के। अब बेटा पुट इक्वेशन ई, मतलब ये वाली इक्वेशन, और ये मतलब इसमें सी में पुट कर देते हैं कि हमारे पास डाइवर्जेंस जे की वैल्यू आ गई है, तो हमें डाइवर्जेंस जे की वैल्यू चाहिए थी। अब ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ पुट कर देते हैं। तो बेटा देखें, डाइवर्जेंस जे की जगह क्या पुट करना है, माइनस डाइवर्जेंस कर्ली ओवर कर्ली टी डी प्लस डाइवर्जेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, माइनस है ना, इसको उधर ले जाके प्लस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस जे, यहाँ तक बेटा हो गया था जी। देखें ये माइनस थी, उधर जाके क्या होगी प्लस। तो डाइवर्जेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू डाइवर्जेंस कर्ली डी ओवर कर्ली टी, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस के साथ कैंसिल आउट, अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ली डी ओवर कर्ली टी के। ठीक है, कर्ली डी ओवर कर्ली टी के। तो बेटा यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास आ गया कर्ली डी ओवर कर्ली टी के। अब जो पीछे इक्वेशन पढ़ के आए ना, ये वाली शुरू में जो पढ़ी थी, जे प्राइम इज इक्वल टू जे प्लस अल्फ़ा, अब यहाँ हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए जे प्राइम इज इक्वल टू जे प्लस अल्फ़ा की जगह क्या आ गया, कर्ली डी ओवर कर्ली टी। अब मॉडिफाई बाय मैक्सवेल इक्वेशन, कर्ल एच, मतलब अगर हम डेल क्रॉस एच लगाएं तो वो किसके इक्वल आता है, जे प्राइम के।
ठीक है। डेल क्रॉस एच किसके इक्वल आएगा, जे प्राइम के। तो पीछे आपने जब कल एम्पेयर्स लॉ पढ़ा था तो उसमें आपने यही पढ़ा था, डेल क्रॉस जे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू इंटीग्रल था जे डॉट डी ए का। तो यहाँ देखें कल मतलब डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्राइम। तो यहाँ लिखेंगे कल एच इज इक्वल टू जे, ठीक है। जे प्राइम की जगह आपने क्या पुट करना है, जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी, ठीक है। डाइवर्जेंस एच किसके इक्वल आ रहा है, जे प्राइम के, और जे प्राइम किसके इक्वल है, जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। तो कल बेटा आपने पढ़ा था डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ठीक है। साथ उसके म्यू नोट भी था, म्यू नोट जे था। तो म्यू नोट को अगर आप साइड पे कर दें तो जे की जगह आपने क्या पुट करना है, जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। तो ये आपके पास जनरलाइजेशन है किसकी, एम्पेयर्स लॉ की, एंड विच इज़ द वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। पहले सिंपल आपके पास कल क्या था, डेल क्रॉस जे डेल क्रॉस एच, कल था डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ठीक है। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। तो आज हमने एच डेल क्रॉस एच को किसके इक्वल ले लिया है, जे प्राइम के। तो यहाँ जे की जगह जे प्राइम आ जाएगा, और जे प्राइम की जगह आप क्या पुट करोगे, जे प्राइम की जगह, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे था। अब आपके पास डेल क्रॉस जे किसके इक्वल है, जे प्राइम के। तो जे प्राइम क्या है, जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। तो डेल क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, डेल क्रॉस जे, यहाँ का एच का मतलब क्या है, डेल क्रॉस एच किसके इक्वल आ जाएगा, जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एम्पेयर्स लॉ की। किसने दी, मैक्सवेल ने। बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस देखते हैं। कल जो हमने इक्वेशंस देखी थी वो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में थी, ठीक है। आज हम इंटीग्रल फॉर्म में थी, और आज हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में देखेंगे, लेकिन इसकी मैक्सवेल ने जो मॉडिफिकेशन की थी उसके साथ, ठीक है। मॉडिफिकेशन फॉर्म देखेंगे। अभी आपने ये एम्पेयर्स लॉ देखा, उसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म देखी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, और यहाँ बेटा सेंटर में प्लस आना है, ठीक है, प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। ये जनरलाइजेशन है किसकी, एम्पेयर्स लॉ की। ये था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। और डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ये गॉसिस लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए था। और डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये यहाँ था मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले एम्पेयर्स लॉ की जनरलाइजेशन ले लेते हैं। यहाँ बेटा कर्ली डी ओवर कर्ली टी जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि डी आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो कर्ली डी ओवर कर्ली टी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ जाएगी। और एच आपके पास क्या है, एच आपके पास है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और जी आपके पास क्या है, जी आपके पास करंट डेंसिटी है। दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग बायोट-सैवर्ट लॉ एंड द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एम्पेयर्स लॉ, ठीक है। ये आपके पास एक मतलब बायोट-सैवर्ट लॉ ही है, और आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ भी कह सकते हो। इट एक्सप्रेस द फैक्ट दैट टाइम इज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ द करंट। इसका मतलब ये है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बेशक वहाँ करंट मौजूद ना हो। करंट ना भी हो तब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहाँ डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी। बेटा उसके बाद सेकंड है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी। इसका मतलब भी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसके बाद है फैराडेज लॉ एक्सप्रेस द फैक्ट दैट अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सेस चार्जेस, ठीक है। चार्जेस के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है। नेक्स्ट थी डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू रो। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गॉसिस लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक्स। बेटा ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म थी गॉसिस लॉ की, किसके लिए, डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए। एंड लास्ट वन था डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो।
डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल मोनोपोल जो है वो या मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब बेटा ज़रा मैक्सवेल की इक्वेशंस की हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ठीक है। ये हमारे पास मॉडिफाई गॉसिस लॉ है, किसके लिए? इन डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है ओवर द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है आपने। तो देखिए इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया, तो इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल टू रो डी वी की। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना है। डाइवर्जेंस थ्योरम का मतलब आपने डेल डॉट लगाना है, मतलब डेल डॉट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, या ये कह सकते हो डेल डॉट डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो किसके साथ? डेल के साथ, डेल्टा के साथ। तो बेटा यहाँ आ गया, जब आपने डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया तो डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल आउट, तो डी आ जाएगा, एन नॉर्म आ जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम में, ठीक है। जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल का डाइवर्जेंस लेते हो या डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हो तो बेटा वॉल्यूम जो है वो एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसको हम मतलब एरिया मतलब सरफेस। तो यहाँ देखिए वी की जगह एस आ गया, और डेल ख़त्म हो गया डेल के साथ, डेल डॉट डेल वन हो गया, तो डी आ गया, साथ एन यूनिट वेक्टर आ गया, डी वी किस में हो गया चेंज? डी ए में, और राइट साइड जो है वो एज इट इज़ रहेगी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर रो डी वी का जो इंटीग्रल है वो क्यू के इक्वल है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? क्यू। टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस विच इम्प्लाइज दैट टोटल फ्लक्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ क्या है? डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टोटल फ्लक्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इन क्लोज दैट सरफेस, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टोटल फ्लक्स निकालें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टोटल फ्लक्स निकालें क्लोज सरफेस के लिए, तो किसके इक्वल आएगा? जितना उस सरफेस के अंदर चार्ज होगा उसके इक्वल आएगा। उसके बाद है बेटा डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका भी आप लेंगे बेटा। जहाँ डॉट होगा वहाँ आपने जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, और जहाँ क्रॉस होगा वहाँ आपने सरफेस इंटीग्रल लेना है। अगर डॉट है तो डॉट के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे, और अगर क्रॉस है तो क्रॉस के लिए आप स्टोक्स थ्योरम लगाओगे, ठीक है। बस इस चीज़ को, ये छोटी सी बात है, इसको जहन में रखना। देखिए पहले भी जो पीछे इक्वेशन पढ़ी है वहाँ भी डॉट था, डेल डॉट डी था, तो मैंने पहले इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया, फिर मैंने इस पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया। तो देखिए यहाँ भी डेल डॉट है, तो यहाँ भी मैं पहले इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लूँगी, फिर मैं उसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो अप्लाई करूँगी। तो देखिए मैंने इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया तो और डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया, तो क्या होगा? डेल कैंसिल होकर बी में बी एज इट इज़ डॉट एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और डी बी किस में चला जाएगा? डी ए में, और यहाँ वॉल्यूम जो है वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। लेट फ्लक्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ज़ीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए, वो किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब बेटा उसके बाद अब हमारे पास है डेल क्रॉस ई। देखिए अब क्रॉस आ गया है, क्रॉस के लिए आपने क्या करना है? क्रॉस के लिए आपने सरफेस इंटीग्रल लेना है, और इसके बाद आपने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखिए सरफेस इंटीग्रल जब लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एरिया में, ठीक है, मतलब सरफेस इंटीग्रल यहाँ एरिया आ जाएगा, और ये इसकी जो है, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है? बोथ साइड लेना है, ठीक है, बोथ साइड लेना है, तो यहाँ भी आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल, ठीक। उसके बाद बेटा ये आपके पास चीज़ बन गई, माइनस कर ली ओवर कर ली, बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा? बी डी ए। अब आपने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है। स्टोक्स थ्योरम क्या करेगा? एरिया को लेंथ में कन्वर्ट कर देगा। वहाँ वॉल्यूम था, वॉल्यूम पे जब डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया तो वॉल्यूम ने उसको एरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ ऑलरेडी एरिया है, एरिया पे आपने स्टोक्स थ्योरम लगाया तो एरिया ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ई डॉट डी एल हो गया, ठीक है, डेल ख़त्म हो गया ना, क्योंकि डेल क्रॉस डेल वन हो गया, तो ई डॉट डी एल आ गया, और इज़ इक्वल टू माइनस कर ली ओवर कर ली टी। इसको नहीं बेटा आपने, ये आपका जो है वो एज इट इज़ रहेगा। चलिए लेफ़्ट साइड बेटा आपने लगाया स्ट्रोक थ्योरम, तो ये चीज़ बन गई। अब आपको पता है पी डॉट डी ए, ये चीज़ किसके इक्वल है? फ्लक्स के इक्वल है, तो यहाँ फ्लक्स पुट कर दें, तो ई डॉट डी एल इज़ इक्वल टू माइनस कर ली ओवर कर ली टी फ्लक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होगी।
बेटा उसके बाद है डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। ये अम्पेयर्स लॉ की जनरलाइजेशन है या उसकी जनरल फॉर्म है या मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बेटा अगेन आपने क्या करना है, देखिए अगेन क्रॉस है तो सरफेस इंटीग्रल आपने सबसे पहले सरफेस इंटीग्रल हो गए। तो देखिए बोथ साइड सरफेस इंटीग्रल लिया। अब आपने लेफ़्ट साइड पर, सिर्फ लेफ़्ट साइड पर स्टोक्स थ्योरम लगाना है। तो क्या हो जाएगा, डी ए कन्वर्ट हो जाएगा डी एल में। और यहाँ अलग अलग जो है वो आप इसको इसके ज़रा ना इंटीग्रल को खोलें, जे डॉट डी ए अलग से प्लस जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी डी ए आ जाएगा। अब आपको पता है जे डॉट डी ए किसके इक्वल है आई के इक्वल है। और कर्ली ओवर कर्ली टी मतलब कर्ली डी ओवर कर्ली टी डॉट डी ए जो है वो आई अल्फ़ा के इक्वल है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। बेटे यहाँ इसकी जगह आई आ गया, ठीक है आई आ गया। इसका पहले उसने क्या किया हुआ है, कर्ली ओवर कर्ली टी को साइड पे निकाल के ये चीज़ अलग कर दिया। फिर अगेन इसकी जगह उसने आई अल्फ़ा पुट कर दिया है। तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एच डॉट डी एल का जो क्लोज इंटीग्रल होगा वो इक्वल आएगा आई प्लस आई अल्फ़ा। ठीक है, तो इफ़ डी इज़ यूनिफॉर्म, करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। विच इम्प्लाई डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डिस्प्लेसमेंट करंट है और आई आपके पास क्या है, कन्वेंशनल करंट है। तो बेटा ये आपके पास एच डॉट डी एल का क्या है, लाइन इंटीग्रल है। बेटा बस थोड़ा सा रह गया है पॉइंटिंग वेक्टर, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेक्टर भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी एज दे प्रोपोगेट कैरी एनर्जी एज दे प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पेस में जो है प्रोपोगेट करते हैं तो वो उनका क्या कर रही होती है, वो एनर्जी कैरी करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एनर्जी लेकर जा रही होती हैं। द एनर्जी द वेव कैरी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो एनर्जी जो वेव्स लेकर जा रही होती हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के लिए, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है जाउल, जाउल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी डायरेक्शन जो है, पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही होगी। तो यहाँ ज़रा देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ इस डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही हैं। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वेव प्रोपोगेट कर रही हैं विद वेलोसिटी v। और इस वेलोसिटी v को हम c कहेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो मूव करती हैं। तो ये वेव जब ट्रैवल करते हुए इस प्लेन में से, मतलब ये एक आपने प्लेन लेना है या एरिया लेना है, ये एरिया जो है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के परपेंडिकुलर रखना है। मतलब इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वेव, तो एरिया उसके परपेंडिकुलर रखना है। और ये वेव जो है वो इस एरिया में से जब पास करेगी, तो सपोज दैट मतलब ये वेव जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करती है, तो मतलब स्मॉल डिस्टेंस कवर करती है। तो हम लिख सकते हैं डी एक्स इज़ इक्वल टू सी डी टी के। आपके पास फॉर्मूला होता है वी इज़ इक्वल टू एस ओवर टी के। फॉर्मूला क्या है, वी इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है, यहाँ एस आपके पास क्या है, डी एक्स, एस आपके पास क्या है, डी एक्स, और टी आपके पास क्या है, डी टी। क्यों, क्योंकि आप स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और वी क्या है, सी। ठीक है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रही है। तो बेटा यहाँ से अगर मैं जो है वो एस निकालना चाहूँ, तो एस इधर ही रहेगा, टी तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एस को रिप्लेस कर दिया डी एक्स के साथ, वी को रिप्लेस कर दिया सी के साथ, और टी को रिप्लेस कर दिया डी टी के साथ। तो अगर मैं वॉल्यूम लेना चाहूँ तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। मतलब आप ये कह सकते हैं उसका एरिया और उसकी हाइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वी इज़ इक्वल टू ए डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें सी डी टी के, और जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैरी कर रही है, तो किसके इक्वल आ जाएगी, यू डी वी के। ठीक है, यू आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो बेटा यहाँ u लिखना चाहूँगी तो u किसके इक्वल आएगी, यू ई प्लस यू एम। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, u किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी के सम के। तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था, यू ई किसके इक्वल है, हाफ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के, और यू एम किसके इक्वल है, हाफ वी स्क्वायर ओवर म्यू के। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
फ्री स्पेस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। E/B मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो जो है वो किसके इक्वल आएगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आएगी। तो यहाँ बेटा दोबारा ये इक्वेशन लिखने जा रही हूँ, यू बेटा E किसके इक्वल है, CB के, और यहाँ से अगर और B किसके इक्वल है, यहाँ से B निकालूंगी तो E/C के इक्वल आएगा। तो हाफ वैसे ही, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही, ई स्क्वायर है ना, तो ई को मतलब मैं ई करके लिख लूँगी। एक ई की जगह मैं CB पुट कर दूँगी और दूसरा ई एज इट इज़ लिखूँगी। प्लस 1/2 बी स्क्वायर है तो मैं इसको B.B करूँगी, तो एक B की जगह मैं पुट करूँगी E/C और दूसरा B जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। फिर बेटा आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ E0, यहाँ देखें C² किसके इक्वल है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर μ0 एप्सिलॉन नॉट निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से μ0 यहाँ डिवाइड हो, एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ C² है, एक C यहाँ रहने देती हूँ और एक C को मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट C किसके इक्वल आएगा, 1/μ0 C के। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट C है ना मेरे पास, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, 1/μ0 C के। तो देखिए μ0 C आ जाएगा, E और B एज इट इज़ आ जाएगा, और ये भी बेटा आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। देखिए E ये वाला एज इट इज़ 2B, एप्सिलॉन नॉट C की जगह क्या आ जाएगा, μ0 C, और ये चीज़ भी देखिए एज इट इज़ आ गई। अब देखिए दोनों एक जैसी है, तो मैं लिखूँगी LCM लूँगी 2, ठीक है, LCM 2 लूँगी, तो LCM 2 μ0 C आ गया, इनको ऐड किया तो 2EB आ गया, 2 के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा, EB/μ0 C के। अब आपने क्या करना है, u की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 में u की वैल्यू पुट कर देते हैं, du इज़ इक्वल टू यू की जगह आ जाएगा EB/μ0 C के, और dv की जगह आपने क्या पुट करना है, dv की जगह पुट आपने करना है ACDT, तो ACDT आ गया, C के साथ कैंसिल आउट, और du यहाँ बेटा ADT मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, EB/μ0, और ये आपके पास क्या एनर्जी, du क्या एनर्जी टाइम एरिया, मतलब ये कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो यही डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ी थी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, S की। देखिए बेटा यहाँ क्या है, एनर्जी, du क्या है एनर्जी, A आपके पास क्या है एरिया, और dt क्या है टाइम। तो आपने अभी पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, द एनर्जी द वेव्स कैरी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया, डिवाइड में आ रहा है ना, एरिया भी और टाइम भी, तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज़ गिवन बाय द पॉइंटिंग वेक्टर, तो वो क्या दे रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर दे रहा है। तो ज़रा आप देख लें यहाँ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, S और EB/μ0 के। तो बेटा 1/μ0 को ज़रा साइड पे कर लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, E×B। Thus equation gives give us the energy per unit area at any given instant in time, मतलब किसी भी लम्हे में ये हमारे पास S जो है वो हमें एनर्जी देगा, ठीक है, एनर्जी देगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए। तो बेटा ये था पॉइंटिंग वेक्टर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।